दोपहर प्राइम टाइम में श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। ये बड़ा अपडेट। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आफताब हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। वो कितना झूठ बोल रहा है, इसमें कितना सच है, दिल्ली पुलिस अब इसका टेस्ट नार्को टेस्ट के जरिए पता लगाएगी। दिल्ली पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट करवाने के लिए शनिवार को साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई थी और अब कोर्ट ने उसकी नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। दरअसल आफताब पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा, वो बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मर्डर के बाद उसने श्रद्धा का मोबाइल कहां फेंका, अभी तक इसकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। श्रद्धा के कत्ल में इस्तेमाल आरी कहां उसने छुपाई है, इस बात की जानकारी भी उसने अभी तक पुलिस को नहीं दी। लेकिन अब नार्को टेस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस इन अनसुलझे सवालों का पता लगाएगी, क्योंकि आफताब को सजा दिलाने के लिए श्रद्धा का मोबाइल, क्राइम में इस्तेमाल किए गए हथियार का मिलना बेहद जरूरी है। इसके अलावा श्रद्धा की डेड बॉडी के बचे पार्ट्स को भी दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए पता लगाने की कोशिश करेगी। हालांकि कोर्ट के आदेश पर नार्को टेस्ट तो करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आरोपी आफताब की रजामंदी भी जरूरी है। और अभय पराशर हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये बड़ा अपडेट है, कोर्ट से इजाजत मिल चुकी है, लेकिन इसमें एक अभी प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर आरोपी आफताब की इजाजत नहीं होगी तो ये नार्को टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, दिल्ली पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव की है साकेत कोर्ट में, जिसमें ये अर्जी दाखिल की है कि जो आफताब है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अब तक जो जिस वेपन से क्राइम किया गया, यानी कि जिससे टुकड़े टुकड़े किए श्रद्धा के, वो हथियार तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। तो इसीलिए पुलिस ने ये एप्लीकेशन मूव की है कि उसका नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट में अगर जब भी पुलिस एप्लीकेशन मूव करती है कि किसी आरोपी का नार्को टेस्ट कराना है, तो कोर्ट ये कहती है कि अगर आपको जरूरत है इस केस को वर्कआउट करने के लिए तो आप नार्को टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बात होती है, इसमें टेक्निकल पॉइंट तब आता है कि किसी भी आरोपी का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर नार्को टेस्ट हो, उसे तभी करवाया जा सकता है जब आरोपी खुद अपनी सहमति जताए कि वो नार्को टेस्ट के लिए या लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अभी इस पूरे केस की जांच चल रही है। आरोपी की कस्टडी कल खत्म हो रही है, अभी उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या आफताब नार्को टेस्ट के लिए या लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपनी सहमति पुलिस को दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बारे में पुलिस ने अभी कुछ भी जवाब नहीं दिया है। कल यानी कि कल गुरुवार को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा आफताब को, कल उसकी कस्टडी खत्म हो रही है, तब दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से यह बात रख सकती है कि पिछले 5 दिन की जो हिरासत थी उसमें क्या कुछ बरामदगी हुई है, क्योंकि अब तक वेपन बरामद नहीं हुआ है, और क्या अपनी सहमति वो देने को तैयार है। यह बात जज जो है खुद पूछेंगे जब कोर्ट में पेश किया जाएगा आफताब को। तो उससे पूछा जाएगा कि दिल्ली पुलिस ने यह एप्लीकेशन मूव की है कि क्या आप नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति देते हैं। अगर वो हां कहता है, अपने बयान जज के सामने देता है, तब ही जाकर नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। यह एक लंबा प्रोसेस है, इसमें कई सारी टेक्निकलिटी है, और इसी को लेकर अभी यह कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने एक अपनी अर्जी रखी है कि इस पूरे मामले के अंदर आफताब के नार्को टेस्ट की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर नार्को टेस्ट कराना है तो आप अपना प्रोसेस जो है आगे कर सकते हैं, लेकिन इसमें आरोपी की सहमति जरूरी है। और आरोपी की सहमति के बारे में जब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी बात रखेगी और जज आरोपी से इस बारे में उसकी सहमति है या नहीं। पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर नार्को टेस्ट होता है तो ऐसे में पुलिस के पास वो सबूत हो पाएंगे जिसकी जरूरत इस वक्त पुलिस को इस पूरे केस को मजबूती से कोर्ट में रखने के लिए है। वैसे आपको बता दें कि आफताब से पूछताछ पर बड़ी खबर एक और आ रही है। मनोरोग विशेषज्ञ यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हम कहते हैं, उसकी भी मदद ले सकती है। पुलिस आफताब की मानसिक स्थिति समझ रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान मनोरोग विशेषज्ञ से भी मौजूद रहे, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस बात को साबित करना कि आखिरकार इसके पीछे मोटिव क्या रहा है, मोटिव और साथ ही जो हथियार है जिसका इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ सबूत चाहिए होगा, बॉडी। ये 3 ऐसी अहम चीजें हैं जो पुलिस को कोर्ट में रखना होगा, तभी जाकर इंसाफ मिल सकता है श्रद्धा को। और इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, और अब हो सकता है किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी मनोरोग विशेषज्ञ से बात की जाए। अभय हमारे साथ मौजूद है। अभय, अब साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली जाएगी ताकि उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सके, और इससे पुलिस को क्या मदद मिलेगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब पुलिस पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है, और ये जो मेरे पीछे जंगल है, इस जंगल की भी लगातार
छान रही है दिल्ली पुलिस। आज भी दिल्ली पुलिस की टीम जो है देर रात और आज भी अपने डॉग स्क्वाड के साथ यहां पर उन टुकड़ों को ढूंढने के लिए पहुंच रही है। 6 महीने पहले कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के सामने सवाल यह है कि सबसे पहले तो इसने यह बताया कि शक करती थी श्रद्धा, इस वजह से उसने गुस्से में हत्या कर दी। उसके बाद जो इसने बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई कि न केवल इसने कत्ल किया बल्कि श्रद्धा के ऊपर बैठकर इसने उसका गला दबाया, बाथरूम में बॉडी रख दी, गीजर का पानी लगातार जो है बॉडी के ऊपर चलाता रहा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फिर उसे काटा जाए। तो ऐसी जो स्थिति है ये कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है। इसमें इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस बेरहमी से इसने 35 टुकड़े किए हैं, तमाम आइडियाज जो हैं इसने वेब सीरीज से लिए हैं, इसी वजह से पुलिस ये जानना चाहती है कि इसकी मनोस्थिति क्या है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट है पुलिस के साथ नहीं कर रहा है। जो बॉडी पार्ट्स ये खंगलवा रहा है, इस जंगल की एक नाले की तरफ से कुछ हड्डियां पुलिस को मिली हैं। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो श्रद्धा के शरीर की ही हड्डियां हैं या किसी जानवर के शरीर की हड्डियां हो सकती हैं। इसके लिए एफएसएल में भेजा गया है, लेकिन अब तक हथियार नहीं मिला है। पुलिस के सामने ये कह रहा है कि 6 महीने पुरानी बात हो गई है। इस जंगल में देर रात इसने कहां-कहां कौन-कौन सा बॉडी पार्ट छिपाया, जो हथियार है बिल्कुल, क्या वो और दिल्ली जिस के अंदर तरह छिपाया से गया है जिस या कहीं और बेरहमी छिपाया से गया है, इस पूरी इन तमाम चीजों के हत्याकांड लिए को जी अभय, बिल्कुल जिस बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके पीछे क्या वो सोचता था, इसको लेकर भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। इधर श्रद्धा हत्याकांड में वसई की मणिकपुर पुलिस ने भी आज एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि श्रद्धा को मारने से ठीक पहले और बाद में आफताब उसके अकाउंट से लगातार ट्रांजैक्शंस कर रहा था, पैसे निकाल रहा था। मर्डर से पहले 2-3 दिन पहले भी उसने उसके एटीएम कार्ड से जाकर कैश निकाले और उसके मरने के बाद, यानी जब आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया उसके बाद भी वो उसने उसके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। श्रद्धा की हत्या के मामले में वसई की माणिकपुर पुलिस ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल माणिकपुर पुलिस ने जब आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया था उस समय दूसरी बार में उसका बयान दर्ज किया गया था। हालांकि जब पहली बार माणिकपुर पुलिस ने आफताब को बुलाया तो सिर्फ मौखिक तौर पर उसका बयान लिया। उस समय आफताब ने पुलिस को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा पुलिस ने उसे बुलाया तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत था। श्रद्धा के बैंक अकाउंट के डिटेल से लेकर मोबाइल के लोकेशन तक की तमाम जानकारियां माणिकपुर पुलिस के हाथ में थी। ऐसे में जब दोबारा आफताब से पूछताछ की गई तो आफताब के पास सही जवाब देने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि श्रद्धा को मौत के घाट उतारने के बावजूद आफताब उसके एटीएम कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड, यहां तक कि उसके अकाउंट के जरिए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। साथ ही साथ उसके सोशल मीडिया पर भी लगातार अपडेट कर रहा था ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके कि श्रद्धा खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट करती है। ठाणे वसई से मेरे सहयोगी की आपने ये रिपोर्ट देखी, वहीं आफताब ने वसई पुलिस को पूछताछ में क्या क्या बताया, कैसे वो शक के दायरे में आया, इस बारे में इंडिया टीवी संवाददाता ने मानिकपुर पुलिस इंस्पेक्टर संपत पाटिल से बात की है। संपत पाटिल ने क्या कहा, सुनिए। माणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर संपत राव पाटिल हमारे साथ में हैं। पाटिल साहब, क्या इस वक्त आपको जानकारी है कि आफताब का परिवार कहाँ है? क्या यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पहले रहते थे? पहले तो दीवानमान रहते थे, लेकिन यहाँ से शिफ्ट हुआ ऐसे मालूम पड़ा है, हमें पब्लिक से मालूम हुआ है। अनट्रेसेबल है कह सकते हैं आप लोगों को बिना जानकारी दी गई? हाँ, हमें तो जानकारी नहीं उसके बारे में, कहाँ रहते हैं इसके बारे में। कहीं ना कहीं एक संदिग्ध स्थिति पैदा होती है कि जब बुलाया गया था आफताब को, बयान लिया गया, उसके बाद ही इस तरह से शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसी इमारत में लंबे समय से रह रहे थे। अचानक से शिफ्ट होने पर कुछ सस्पिशियस स्थिति दिखती है कि बेटे ने बाप को जानकारी दी इसलिए वो यहाँ से चले गए। ना, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि बेटे ने जानकारी, ऐसा कुछ लगता नहीं हो। ठीक है सर, एक सवाल और है कि क्या श्रद्धा की मौत की जन से जानकारी सामने आई कि मई में उसकी हत्या की गई, लेकिन बाद में उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता रहा, वो पूरा मामला बातचीत में क्या निकल कर आया था पूछताछ में? ना, बैंक अकाउंट डिटेल से ऐसा मालूम हुआ है कि वो 18 मई को और उसके बाद 2 बार उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, विड्रॉल हुआ है। बैंक अकाउंट से मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है और एटीएम कार्ड वगैरह से भी कुछ पैसे निकाले गए हैं, इस तरह की भी जानकारी? बैंक अकाउंट से खाली ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब ऑनलाइन पैसा विड्रॉल हुआ है। 22 से 26 मई के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ? 18 मई को हुआ है, उसके बाद में 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ है उसका। तो आफताब जब यहाँ पर पहली बार कब आया था? पहली बार क्या मौखिक बयान था? दूसरी बार आप लोगों ने लिखित बयान लिया, क्या सच है?
आफ्ताब को हमने बुलाया था, उसको पूछताछ किया था, उसको दूसरी बार बुलाया था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। स्टेटमेंट में आप लोगों को मिसलीड कर रहा था। उसके स्टेटमेंट में हर बार विसंगति थी, वेरिएशंस था। कहाँ से आप लोगों को क्रैक हुआ कि कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ सस्पिशियस? हम लोगों ने जो लड़की है श्रद्धा, उसका मोबाइल, आफ्ताब का मोबाइल का जो CDR रजिस्टर का एनालिसिस किया था। उसके बाद में जो उसका बचपन का दोस्त था लड़की का, जो लक्ष्मण नाडर, और ये बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, और आफ्ताब का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उसका पूछताछ किया था। जब सारी चीज़ें हमने सब स्टडी किया तो हमें ऐसा लगा कि वो ये अगर 2.5 साल से उनका लिव रिलेशन रहते हैं तो खाली मई महीने से उनका अभी इतना दूरावा क्यों निर्माण हो गया उनके बीच में, इतना दूर लड़की क्यों गई, या क्यों उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जो बचपन का दोस्त है लक्ष्मण, उससे भी उसका लड़की का कांटेक्ट था कुछ ना कुछ चीज़ें के ऊपर, लेकिन उसका भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी हमें लगा कि कुछ ना कुछ इसमें डाउट लग रहा था। किस तरह से हत्या किया, वो स्थिति आप लोगों को बताई थी कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या वजह थी? नहीं, वैसा हमें नहीं बताया था उसने। कुछ बम्बल ऐप का एक इस्तेमाल करता था, उस बीच में ऐसी कोई स्थिति थी, कुछ और लोगों से उसके ताल्लुकात रहे होंगे? बम्बल ऐप से उनका पहचान हुआ था, बम्बल ऐप के जरिए उनका पहचान हुआ था लड़की और लड़के का। कुछ और लड़कियों के कांटेक्ट में था, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, वो तो जानकारी हमें नहीं मिला है। बिल्कुल। संपतराव पाटिल, सीनियर इंस्पेक्टर माणिकपुर पुलिस स्टेशन के, ये बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा मामला क्रैक हुआ, किस तरह से बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए जाते रहे, और पुलिस ने इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, और उसके बाद में जब दूसरी बार बयान दर्ज किया तब जाकर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि शक के दायरे में आया आफ्ताब और उसकी गिरफ्तारी हुई। और आफ्ताब ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया कि उसने श्रद्धा को मारने की प्लानिंग 1.5 हफ्ते पहले ही कर ली थी, लेकिन उस दिन श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी थी, जिसकी वजह से उसने अपने इस प्लान को टाल दिया। लेकिन फिर 18 मई को झगड़े के बाद उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। उस दिन आफ्ताब दूसरी लड़की से बात कर रहा था, जिसे लेकर श्रद्धा ने उस पर शक किया। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद आफ्ताब रात भर इंटरनेट पर सबूत मिटाने और बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए, यानी बॉडी को डंप करने के लिए तरीके तलाशता रहा, सर्च करता रहा। उसे क्राइम सीरीज से डेड बॉडी को किस तरह से ठिकाने लगाया जा सकता है उसका आइडिया मिला, और उसके बाद उसने वैसा ही किया। यह भी बताया गया कि उसने मर्डर के बाद कई दिनों तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम को अपडेट किया, ताकि दोस्तों और परिवार वालों को यह लगे कि श्रद्धा जिंदा है। पुलिस के सामने आफ्ताब ने यह भी खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के कई टुकड़े करके फ्रिज में रखे, और जिस फ्रिज में टुकड़े रखा था उसमें वो खाना भी रखता था। तो दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की कई हड्डियां मिली हैं। ये हड्डियां मेहरौली के जंगल में एक नाले से बरामद हुई। जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो शरीर के पिछले हिस्से की हैं। पुलिस को ऐसे करीब 10 बॉडी पार्ट्स अभी तक मिले हैं। पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट के किचन में खून के कई धब्बे मिले, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अब पुलिस को यह भी शक है कि कत्ल के बाद श्रद्धा के शव को बाथरूम में 35 टुकड़े किए गए, साथ ही शार से पानी चलाकर छोड़ दिया गया ताकि शव आसानी से कट जाए और सारा खून बह जाए। श्रद्धा के पिता को दिल्ली पुलिस जल्द डीएनए सैंपल के लिए भी बुला सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। दिल्ली से गुजरात तक आम आदमी पार्टी मुसीबत में फंस गई है। एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक के पीए समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सूरत में आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को लापता बताया, आज उसने अपना पर्चा भी वापस ले लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।